आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत दर्द होता है। अरे नया नया है इसीलिए दर्द हो रहा, इसको झेलना सीख ले। हाँ? क्या हुआ है डॉक्टर साहब? बेटा हुआ है ना? माफ करना बिंदरपाल जी, हम आपकी बहू को बचा नहीं सके। बेटा है या बेटी? जी बेटा ही था। था मतलब? हम बच्चे को बचा नहीं पाए। वो हमारे खानदान का इकलौता वारिस था। बाबूजी खेतों पे जा रहा हूँ। तरुणा बुआ ने कही है अपने आप आ जाएंगी, लेने जाने की जरूरत ना है। प्रणाम मामा जी। जीती रहे बेटा, जीती रहे। तू जा अंदर जाके सब्जी काट ले। हाँ खाने की तैयारी कर, मैं अभी आती हूँ। जी। भैया क्या बात है, बहुत कमजोर लग रहे हैं। क्या करूं तरुण, हर वक्त बस एक ही चिंता लगी रहती है। क्या कभी मेरे हुक्म को लुगाई मिलेगी? क्या कभी मैं अपने पोते की शकल देख पाऊंगा? कौन बढ़ाएगा हमारे खानदान के नाम को आगे? 27 बरस हो गए, तब से आज तक बस यही एक चिंता है जो खाई जा रही है। भगवान पर भरोसा रखो भैया, ऐसी चिंता करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। रुक रुक, खुदाई तेरे को यहाँ से यहाँ करनी है, और तू भी समझ ले किस तरह करना है। और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और देखो ऐसे काम नहीं चलने का। और आम पड़, हाथ चला। नमस्ते भैया। अरे देविका कैसी है तू? बस ठीक हूँ। सफर बढ़िया रहा? बिल्कुल ठीक था। लीजिए, अच्छा खाना खाइए। ये बात तो ठीक है, जब तक बुआ जी और तू घर में है खाना तो बढ़िया ही मिलेगा। अच्छा भैया, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप खाना खा लीजिए, मुझे ना शाम के लिए सब्जी भी लेनी है। ठीक है, रात को घर पे ही मिलते हैं। जी। अरे सुन जी। तू बिंदरपाल जी की भांजी है ना? हाँ। उनकी छोटी बहन तरुणा की बेटी? जी हाँ। क्या नाम है तेरा? देविका। तो मेरा अंदाजा सही निकला, तू बड़ी होकर और भी सुंदर हो गई है। अमर भैया,
कैसे आना हुआ? कुछ बात ही ऐसी थी, इसलिए बिना खबर दिए ही चली आई। क्या बात हो गई? मैंने श्याम भाई के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। बहुत बढ़िया खबर है वो तो। कहाँ की है लड़की? मेरे गांव की है, बहुत सुंदर लड़की है, उसका नाम देविका है। तुम परिवार को जानते हो उसके? बड़े अच्छे से, आप कहो तो बात चला लो, आकर मिल लो एक बार। कुछ रोज के लिए अपने मामा के घर ठहरी है, हो सकता है बात बनी जाए। वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। 8 साल से लड़की ढूंढ रहे हैं इसके लिए, मिलती ना। 32 का हो लिया है। तू बात करके देख, बुलाएगी तो आ जाएंगे हम। जी भैया जरूर। भाई साहब आप जैसा ठीक समझे। भाई माने तो ये लागे कि रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बाबूजी, अब तो चाचू के लिए खाना कोई और ही बनाएगी। अरे पगली पहले बात तो पक्की हो जान दे। वैसे एक बार चाचू के हाथ पीले हो जाए ना, फिर आपको खेत में अकेले ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि चाचू को अपनी दुल्हन से फुर्सत ही कहाँ मिलेगी। चल चल चुप कर जा, अब शुरू ना हो। अरे ठीक कह रही हो। है ना, कुछ ना ठीक कह रही है। शादी के लिए लड़की मिलना मुश्किल। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों की तुलना में सिर्फ 877 महिलाएं हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो कि आर्थिक रूप से बहुत सशक्त है और पिछले कुछ सालों में अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा की कई लड़कियों ने नाम भी कमाया है और वो दूसरी लड़कियों के लिए रोल मॉडल्स भी हैं। फिर भी वहां आज भी औरतों की आवाज दबी हुई है और हर जगह सिर्फ पुरुषों का ही साम्राज्य है। बेटा, सबके हाथ में चाय दे। महेंद्रपाल जी, लड़की बड़ी पसंद है जी हमें। अब आप लोग अपना बताओ जी। जी, हमें भी लड़का पसंद है। बहुत खुशी की बात है जी। सही कह रहे हैं आप भैया, बिल्कुल सही। अमर जी, आपसे कुछ अकेले में बात करनी। जी बिल्कुल जी। अब लड़की तो दे ही रहे हैं, लेन देन की बात भी कर ली जाए। देखो जी, हम लोग आप जितने रईस तो ना है, पर दोनों भाई मिलके इतना कमा लेते हैं कि सुख चैन से बस बसर हो जाता है। आपकी बेटी की भी शादी तो नहीं तय हुई है ना? नहीं जी, अभी सोच ही रहे हैं, बस रिश्ता ढूंढना शुरू करेंगे। 2 साल पहले मेरी पत्नी गुजर गई, तब से घर का सारा काम वही देखती है। अरे तो घर का ख्याल करने के लिए तो हमारी देविका आपके यहाँ आ ही रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो। कैसी बात कर रहे हैं महेंद्रपाल जी, सब कुछ बढ़िया हो। और कोई बात करनी हो तो बताओ जी। अमर जी, मेरे पास ढेर सारे खेत खलिहान है, बहुत सारी जमीन जायदाद है, लेकिन हमें कोई वारिस नहीं है। मेरे बेटे हुक्म की पत्नी बरसों पहले गुजर गई और उसके साथ ही उसके बच्चे की भी मौत हो गई। तब से हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके लिए कोई लुगाई नहीं ढूंढ पाया। आप अगर राजी हो तो अट्टा सट्टा कर लेते हैं। मेरी बेटी देविका को आप रख लो और अपनी बेटी स्मृति हमें दे दो। मेरे बेटे हुक्म का घर बस जाएगा। वो लोग तब तक राजी नहीं होंगे
जब तक हम स्मृति को उनके घर देने के लिए हाँ नहीं कह देते। अट्टा सट्टा कर लेते हैं। स्मृति भी अच्छे घर चली जाएगी, इसका भी ब्याह हो लेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सरपंच जी से भी बात कर लेते हैं, पंचों की भी सलाह लेना जरूरी है। बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? बस जी मैंने सोचा जी पंचायत की रजामंदी ले ली जाए बस। भाई इस रिवाज को तो पंचायत ने पहले से ही मंजूरी दे दी है। अब आप अपनी बेटी उनको दें, उनकी बेटी आप लें। इसी में दोनों परिवारों की भलाई है। ये तो अच्छी बात है। शाम को अपनी लुगाई मिल जाएगी और हुकुम को अपनी लुगाई। ये तो अच्छा सोचा है आपने। तो बात पक्की रही, 20 अप्रैल को बारात लेकर आप हमारे घर आ जाइएगा और महीने भर बाद 27 मई को बारात लेकर हम आपके घर आ जाएंगे। जी बहुत बढ़िया जी, बधाई हो जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। स्मृति और देविका दोनों ही सिर्फ 17 साल की थी, नाबालिग थी। देविका जानती थी कि उसकी शादी शाम से हो रही है, लेकिन स्मृति को तो ये तक नहीं पता था कि उसकी शादी तय हो चुकी है और किससे हो रही है ये बताना तो बहुत दूर की बात थी। किसी ने स्मृति को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। चाची, आपके आने से ना सब अच्छा हो गया और मुझे कोई तो मिला बात करने के लिए। वो सब तो ठीक है, पर अकेले में तो मुझे चाची मत बोल। ठीक है चाची, चुप। अच्छा एक बात बता, तेरे चाचू को पुदीने की चटनी पसंद है? मैं ना बहुत अच्छी चटनी बनाती हूँ। याद करने दो। अच्छा, आप मुझसे चाचू की पसंद नापसंद जानकर उनका दिल तो नहीं जीतना चाहती? तो नई नई शादी हुई है ना, उनसे कैसे पूछूं? इतनी शर्म आती है बात करने में? अच्छा, और किस किस बात पे शर्म आती है आपको? रात को तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हूँ। चुप, कुछ भी बोलती है। काम कर। चाचू, आप ही पुदीने की चटनी चखिए ना। चाची ने खास आपके लिए बनाई है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगले हफ्ते ला दूंगा, चिंता ना कर। अरे बहू, स्मृति को बुलाओ जरा। जी। बिटिया को बता देते हैं कि उसकी शादी होने वाली है। जी बाबूजी। बेटा, अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली है, 27 तारीख को। तब तक तेरी बुआ भी आ लेंगे, उसके साथ अपने कपड़े और गहने ले आइए अपनी पसंद के। चल भाई। अब थारा नंबर है। चाची, कौन है वो? बताइए ना चाची, कौन है वो? चाचू ने जरूर आपको अकेले में बताया होगा, बताइए ना। उसका नाम नहीं बताऊंगी। चाची, अरे चाची रुको ना। चाची, चाची बताओ ना। अरे सुनो तो सही। चाची बताओ ना चाची। अरे चाची सुनो ना, बताओ ना चाची, कौन है वो? सच बताओ? मुझे नहीं पता। चाची बताओ ना, कौन है वो? कैसा दिखता है? कहाँ से है? सच्ची पापा मुझे नहीं पता। पर हाँ, जो भी हो, तू उसके घर जाने की तैयारी कर ले। क्या हुआ, सपनों में खो गई? हाँ, क्यों ना देखूं सपने। चाची बताइए ना, कौन है वो? मुझे सच में नहीं पता, आज ही पता चला तेरे साथ में। और वैसे भी कौन है, क्या करता है, ये सब ना पता होने में भी ना एक अलग ही मजा होता है। हाँ, लेकिन अगर पता हो कि वो दिखता कैसा है तो मैं सपने और अच्छे से देख सकूंगी ना। क्या मुझे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं? ये जानने का अधिकार नहीं कि मैं अपनी जिंदगी किसके साथ बिताने वाली हूँ?
इतना भी अधिकार नहीं कि वो जो कोई भी है उसे देखकर मैं शादी के लिए हाँ या ना कर सकूं। मुझे सिर्फ आदेश दिया गया कि मुझे ये शादी करनी पड़ेगी। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, ज्यादा स्कूल नहीं गई। बड़ी हुई तब से यही सुनती आई कि एक दिन माँ बाबूजी कोई अच्छा घर ढूंढकर मेरी शादी करवा देंगे और मेरे लिए लड़का वही ढूंढेंगे। लेकिन एक ऐसा लड़का जो मुझसे 33 साल बड़ा है, क्यों? नहीं, इधर लगवाना ना ऊपर। मुकेश, इनको लगवा के फटाक से पहले, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है फिर। हेलो पकड़ो भाई, मैं क्या कह रहा था, बारात थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। अच्छा, तुम इंतजाम करवाओ फटे। हाँ जीजा जी। अरे भाई, हाल ही है। हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। जीजा जी, अब दूल्हा कौन है? हुकुम चौधरी। हुकुम चौधरी? अपनी देविका है ना, उसका मेरा भाई है। अच्छा, लेकिन ये शादी का अचानक से तय कर लिया, पहले बताया भी नहीं। सब जल्दी जल्दी में हो गया कुलदीप जी। अरे जल्दी करो। अरे क्या कर रही हो, बारात आ गई, जल्दी करो। बहुत सुंदर लग रही हो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ, धड़कनें तेज हो रही है ना? बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। चुप, कुछ भी बोलती है। ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत दर्द होता है। अरे नया नया है, इसीलिए दर्द हो रहा। इसको झेलना सीख ले। हाँ? जी वैसे हमारी बेटी ने आपके घर को पूरी तरह अपना लिया ना? जी बिल्कुल, गौणे की रस्म के लिए से यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। एक हफ्ते बाद लेने आ जाऊंगा। जैसा आप ठीक समझे जी, आपका ही घर है ये।
तेरी कसम स्मृति, मुझे नहीं पता था कि तेरी शादी हुकुम भाई साहब के साथ हो रही है। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने पिछले हफ्ते हर रात मेरे साथ जबरदस्ती की। मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है तू? पत्नी है तू उनकी, वापस तो तुझे जाना होगा। लेकिन वो बुढ़े हैं। मैंने ऐसे आदमी के साथ शादी करने के सपने नहीं देखे थे। मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ, पर तू ये क्यों भूल रही है कि हम लड़कियां हैं? हमें कोई हक नहीं है ये सब सोचने का। एक बार शादी हो गई तो हो गई। क्या किसी ने मुझे पहले बताया था कि मेरी शादी एक बुढ़े से होने वाली है? मानती हूँ कि तुझे किसी ने नहीं बताया, पर अगर तुझे पता होता तो भी तू क्या कर लेती? बेटा कुछ तो है ना दूंगा। देख स्मृति, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। तुझे हुकुम भाई साहब के पास वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं वहां वापस नहीं जा सकती। मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। तू समझती क्यों नहीं है? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। स्मृति, बाहर आओ, हुकुम भाई साहब तुम्हें लेने आए हैं। स्मृति, दरवाजा खोलो, हुकुम भाई साहब लेने आए हैं। स्मृति, तुम सुन रही हो ना? स्मृति, सुनिए, आप जरा 2 मिनट के लिए अंदर आइए ना। क्या बात होगी? स्मृति, बेटा क्या बात हो गई? बेटा दरवाजा खोल। तूने पता है क्या बात हुई है? स्मृति, देख दरवाजा खोलना तो तोड़ दूंगा फिर मैं। बेटा क्या बात हो गई? बाबूजी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? वो मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं। वो हर रात मुझसे जबरदस्ती करते। तेरे पति हैं वो? मुझे इतने बूढ़े पति नहीं चाहिए। वो हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करते। मुझे इतना दर्द होता है, मुझसे वो सब बर्दाश्त नहीं होता। प्रीति, तू ऐसा ना कर सकती है। तने अपने पति के घर जाना होगा। प्रीति, प्रीति, दरवाजा खोल। स्मृति, देख ज्यादा नाटक मत कर रहे तो खादू दर्द दूंगा तेरी मैं। खोल दरवाजा। स्मृति, क्या नौटंकी चले? कुछ नहीं दामाद जी, बच्ची है थोड़ा डर गई थी बस। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। उनसे कह दीजिए कि अपनी उम्र की कोई दूसरी बीवी ढूंढ ले। यो लड़की हमारी बेइज्जती करे। ना दामाद जी, ऐसी बात ना है जी। दामाद जी, माफ कर दीजिए हम लोग को। कल कैसे भी करके इसे मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। यो ठीक ना है, वो हमारी पत्नी है। मैं माफी मांगता हूँ दामाद जी आपसे। कल तक कैसे भी करके वो आपके घर तक पहुंच जाएगी।
चाचू चाचू इसी कमरे में बंद रहने दे इसको, बंद कर दे 2 दिन खाना पीना, भूखी प्यासी रहेगी, कल ठिकाने आ जाएगी इसकी। कल तक राह देखते हैं, और अगर कल भी घर वापस नहीं आई तो फिर हम ही कोई कदम उठाएंगे। भाई साहब, हमने दामाद जी को जुबान दे रखी है, इसी से घर तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों की नाक कट जाएगी भाई साहब। स्मृति बेटा, देख दरवाजा खोल दे। बेटा मैंने तेरी सारी बात समझ में आ गई है। स्मृति बेटा देख, कल मेरा माथा गर्म था बेटा, गुस्से में पता नहीं क्या कह गया तुझसे, मुझे माफ कर दे बेटा। भूख भी लगी होगी ना तने, ये कुछ ना बोलूंगा, खोल दे बेटा। स्मृति बेटा, ये कुछ ना बोलूंगा, खोल दे बेटा। नहीं जाऊंगी मैं। जाएगी ना, तू जाएगी ना, भाई साहब, जो भी हो उसकी परवाह करने की कोई जरूरत ना है, उसको उसके ससुराल तो भेजना ही पड़ेगा। अगर वहां पर भी नाटक करेगी तो उसके ससुराल वाले खुद निपट लेंगे। तो देख रहा ना कैसे जज पड़ गई है। भाई साहब, आप कहो तो 2-4 लोगों को बुला लूं, इसको यहाँ से जबरदस्ती वहां उठा के ले जाएंगे। उसकी कोई जरूरत ना है, 2-4 दिन यहीं पड़ी रहने दे ऐसे ही। भूख लगेगी ना अपने आप समझ जाएगी। चल। चुप हो जा स्मृति। चाची मेरी मदद कर दो ना चाची। तू चुपचाप चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? क्या मिलेगा ये सब करके? मैं बाबूजी की मार सह लूंगी, लेकिन उस जानवर को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जो सहना है यही सहूंगी। मारना है तो मार भी दे, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी मैं। पर तेरा यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जीना आसान कहाँ होगा मेरे लिए? वहां जाकर भी तो यही सब सहना पड़ेगा। अमर और उसका परिवार तो आपके रिश्तेदार हैं गुलाब जी। इससे क्या होता है? रिश्ता अपनी जगह है, हम सब गवाह हैं, हमारे सामने शादी हुई थी। अब स्मृति हुकुम की पत्नी है। पर वो अड़ियल लड़की तो मानने को तैयार ना है। रीति रिवाज के मुताबिक गौने पे उसके घर छोड़ने गया था, आने को मना कर रही है। ऊपर से हमारी बेइज्जती भी की। अमर अपनी बेटी के साथ इतनी नरमी क्यों दिखा रहा है? राम राम जी। राम राम। यो कौन कह रहा है बेटी के साथ नरमी बरत रहे हम? तो अब तक उसे घसीट के भिंदरपाल जी के घर क्यों नहीं लेकर गए? अब हमने बहुत कोशिश की, बात करने की भी बहुत कोशिश की, पर वो मान ही नहीं रही है। और अब वैसा ही होगा जैसा आप लोग कह रहे हैं। घसीट करके उसको उसके ससुराल ले जाएंगे हम लोग। नहीं, ऐसा मत करो, बात करो उससे, समझाओ उसको। वो अपनी मर्जी से वहां जानी चाहिए। मुझे लगता है बात करने से उसको अकल आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर देखेंगे क्या करना है। अरे इतना वक्त देने की क्या जरूरत है?
सबकी रजामंदी से शादी हुई है। वो कोई पत्नी अपने पति से ऐसे बात करे है? मुझे वो लड़की मेरे घर में चाहिए, मेरे घर की बहू है वो। मैंने अपने घर की लड़की देविका अमर के घर दी थी, इस समझौते के साथ कि इनके घर की लड़की मेरी बहू बन करके आएगी। अरे जुबान दी है इन्होंने, तो मेरे पीछे क्यों हट रहे हैं? अगर स्मृति मेरे घर नहीं आई तो हम देविका को भी वापस ले आएंगे। स्मृति, तू करना क्या चाहती है? मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों जिद कर रही है? तेरी जिद की वजह से मेरी जिंदगी भी खराब हो जाएगी। हाथ जोड़ती हूँ तेरे, वापस चली जा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। देख स्मृति, खुद पे नहीं तो कम से कम मुझ पे तरस खा ले। अगर तू वापस नहीं गई ना तो मेरे मायके वाले आके मुझे ले जाएंगे। चाची, मेरी यहाँ से निकलने में मदद कर दो। पागल हो गई है तू? अगर किसी को पता चला ना कि मैंने तेरी मदद की है तो मेरा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। स्मृति, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू अपने घर वापस चली जा। ये सब करके ना तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हम लड़कियों की बात कौन सुनता है? क्या हुआ जीजा जी? मैंने सुना है कि स्मृति ससुराल जाने से मना कर रही है। अरे हमारे खानदान का नाम मिट्टी मिला रही है लड़की। कहाँ है वो? मैं बात करता हूँ उससे। हाँ जी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मामा जी, मेरी मदद कीजिए। मामा जी, मुझे बचा लीजिए। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं बेटा? तेरे बाबूजी मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे वापस नहीं जाना है। देख बेटा, इन लोगों के लिए ये घर की इज्जत का, मान मर्यादा का सवाल है। मुझे खुद शादी के दिन दूल्हे को देख के धक्का लगा था, पर मैं चुप हो गया क्योंकि मुझे पता है ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। बाबा जी, मुझे यहाँ से नहीं चलो। बाबा जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे नहीं चलो ना। चुप हो जा, मेरी बात मान ले, भरोसा रख। मैं कुछ करता हूँ। तू अपने पति के घर चले जा। देख देख, वहां पे तेरी मदद करना मेरे लिए आसान होगा। लेकिन मामा जी, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कान खोल के सुन लो, ये हमारा घर है। आप बीच में टांग अड़ाओगे तो कतई बर्दाश्त ना करेंगे हम। 17 साल की बच्ची है वो, नाबालिग है अभी। आप ही सोचिए, 50 साल के आदमी के साथ कैसे रहेगी बच्ची? रट्टा सट्टा किया हमने, जुबान दी है। पर जुबान के लिए बेटी की जान लोगे क्या? आपकी सोच अलग है, हमारी अलग है। हमारे परिवार के बीच में ना बोलो तो बेहतर होगा, बस। मैं अपनी जुबान देता हूं जी, अपनी बेटी को कल तक का वक्त दूंगा, बस। राजी हुई तो ठीक, ना तो घसीट के हुकुम जी के दरवाजे पे ले जाऊंगा मैं। यही सही होगा। इतने दिन बीत गए, लड़की ससुराल जाने को तैयार ही नहीं। आसपास की कच्ची उम्र की लड़कियां देखेगी तो क्या सीखेंगी? औरतों को इतना जिद्दी होना ठीक नहीं है। उसकी जिद के सामने हम सब झुक गए तो बाकी की लड़कियों के दिमाग खराब हो जाएंगे। लड़कियां हैं ही कितनी लड़कियां? ज्यादातर को तो गर्भ में ही मार दिया जाता है और कुछ को तो पैदा होने के बाद खत्म कर दिया जाता है। बचती हैं मुझ जैसी कुछ लड़कियां, जिन्हें आवाज उठाने पर, हुक्म ना मानने पर कुचल दिया जाता है। और कुछ लोग इसे पंचायत कहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये सामाजिक संस्थाएं हैं और कुछ लोग इनकी तुलना एनजीओ से भी करते हैं। लेकिन दांव पर तो मेरी जिंदगी लगी है।
तुमको भी रुकना पड़ेगा। साहब अभी आया नहीं है। साहब मेरी मदद कीजिए साहब, अगर देर होगी वो लोग मुझे मार डालेंगे। साहब मेरी मदद कीजिए। देखो तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं साहब को बुलाता हूँ। अभी अभी तो सुबह हुई, चलो बैठ जाओ। जबरदस्ती मुझे मेरे ससुराल भेजना चाहते हैं। मुझे वहां नहीं जाना साहब। लेकिन तुम्हारी तो उससे शादी हुई है ना? उन्होंने मुझे बिना बताए मेरी शादी एक 50 साल के आदमी के साथ कर दी। मैं अभी 17 साल की हूँ। वो आदमी हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करता है। मुझे उसके घर नहीं जाना है साहब। मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, पर क्या कोई ऐसी जगह है जहां जाकर तुम रह सको? नहीं, लेकिन एक मामा जी है, वही मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते उनके पास भी चले जाएंगे। साहब पूरी पंचायत आई है, इसके बाप और चाचा भी हैं, पति भी है सर। देखिए, मैंने कहा रुक जाइए, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए जय सिंह जी, ये ग्राम पंचायत का मामला है, आप इससे दूर रहो। और जो हमारी बेटी है, यो मारी बीवी है। मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। आप लोग लड़की पे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा इंस्पेक्टर साहब। इसके बाबूजी से बातचीत हुई थी, रिश्ता पक्का हुआ था, बाकायदा शादी हुई थी और सभी पंच गवाह हैं। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मेरी शादी एक बुड्ढे से होने वाली है। यो मेरी बेटी है और इससे कैसे निपटना मैं देख लूंगा। एक बात समझ लो, इस मामले में पुलिस ना ही आए तो अच्छा है। ये गांव की इज्जत का सवाल है और मेरी इज्जत का भी सवाल है। चौकी में जितने सिपाही हैं ना, उससे 2 गुने गांव वाले बाहर खड़े हैं। और वैसे भी आप भी तो इसी गांव के हो ना। अब बेहतरी इसी में है कि लड़की को हमारे हवाले कर दो, बाकी हम सब देख लेंगे। मुझे इनके साथ मत भेजना साहब। मेरी बात है, अभी इनके साथ चली जाओ। अब ये जो भी कह रहे हैं मान जाओ। साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे साहब। कोई कुछ नहीं करे, मैं और ज्यादा फोर्स लेके आऊंगा। अभी तुम इनके साथ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं आऊंगा, उस पर विश्वास रखो। साहब 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 मेरे बचा लो साहब। सर, एसएचओ जय सिंह सर, मुझे और ज्यादा फोर्स की जरूरत है। गांव में एक लड़की की जान को खतरा है सर। गांव वाले और पंच कुछ भी कर सकते हैं। ये लड़की पागल हो गई है। मारी ही बेइज्जती की है इसने। गांव की हर लड़की इसकी तरह बोलने लगेगी। मैंने खुशी खुशी अपनी बेटी इनको दी थी, ये सोच के कि मेरे बेटे का घर बस जाएगा, मुझे मेरा वारिस मिलेगा। इस नादान लड़की के कारण पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तुझे अपने जिद की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, चुकानी पड़ेगी। अंदर देखो। क्या देखो? सर वो लोग यहाँ नहीं है। साहब मुझे लगता है उन्होंने स्मृति के साथ कुछ कर दिया है।
स्मृति बेटा, आपने साहब, इन लोगों ने बच्ची को मार दिया। आपने अपनी बेटी को मार डाला? किसी ने नहीं मारा इसे, सब इसके कर्मों का फल है। और ये कोई जुर्म नहीं है, हमारे गांव की मान मर्यादा की रक्षा है, गांव की इज्जत की रक्षा है। और इज्जत से बड़ा कुछ ना है, किसी की जान बिना। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं जीना चाहती थी, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? किसी को कोई फर्क पड़ा? ये लोग ताकतवर लोग हैं, ये एक पूरे समुदाय को ही नहीं पूरे गांव को मजबूर कर सकते हैं इनके फतवों को मानने के लिए। इतना ही नहीं, इनके इशारों पर ही वोट डाले जाते हैं। किस लिए? जो लोग सत्ता में आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग इनके सामने झुकते हैं, इनकी सोच को और बढ़ावा देते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। क्या इससे बदलाव की कोई उम्मीद है? बदलाव के लिए और कितनी मोमबत्तियां जलानी पड़ेंगी? चलिए पैनल्स बैठाइए, डिबेट्स शुरू कीजिए, ट्वीट करना शुरू कीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग। और यहां मेरी जैसी लाखों लड़कियां हर पल मरती रहेंगी। स्मृति के पिता अमर और चाचा श्याम दोनों को हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, आपराधिक षड्यंत्र के लिए धारा 120B और कॉमन इंटेंशन के लिए धारा 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है। स्मृति के मामा कुलदीप वो इकलौते इंसान हैं जो पुलिस के सामने बयान देने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया है कि स्मृति की मौत गला घोटने से हुई थी। न स्मृति के पिता को, न उसके चाचा को और न ही गांव के किसी आदमी को जरा सा भी अपने किए पर पछतावा है, बल्कि उन्होंने जो हुआ उसका समर्थन किया। कुलदीप ने गांव छोड़ दिया है क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा है। सुनवाई की तारीख पर वो अपना बयान दर्ज करवाने आए और फिर वापस चले गए। 2012 में एक सेशन कोर्ट ने स्मृति के पिता और उसके चाचा को उम्र कैद की सजा दी। दोनों ही इस समय सश्रम कारावास की सजा काट रहे हैं। भाई समाज हम जैसे लोगों से ही तो बनता है, तुम्हारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग। लेकिन ये सोसाइटी ये कैसे डिसाइड कर सकती है कि किसी आदमी को कैसा होना चाहिए? क्योंकि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी अकेले नहीं बिता सकते। हमें जरूरत है लोगों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, कलीग्स की। क्यों? कशाला? आपल्याला एक्सेप्टेंस हवे आहे। ऐसे समाज का क्या मतलब है जो एक इंसान को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी भी नहीं देता? क्या बात है? तेरे मन में क्या चल रहा है? मैं कुछ कहना चाहती लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। मैं एक एक्सेप्टेंस चाहती हूं लेकिन डरती हूं कि क्या ये समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा। शेक्सपियर ने कहा है, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब आदमी, औरतें केवल अभिनेता हैं। कहते हैं कि जिंदगी कुदरत का रचा एक नाटक है, ना कि किसी इंसान का बनाया कोई धोखा।
है भाई? क्या हुआ? यार हमने ना एक कार को इस घाट से अभी नीचे गिरते हुए देखा है। हमारे पास फोन नहीं है, तो पुलिस को फोन कर देगा। भाई यार मदद कर दे, किसी की जान बच जाएगी। सर अंदर तो कोई नहीं है, आसपास देखो। यस सर। चलो रे, थोड़ा सा गिरे। नंदिता करमरकर। सर एक मोबाइल मिला है। सिम कार्ड नहीं है। सर ये मोबाइल मिला है, सिम कार्ड नहीं है। नंदिता करमरकर का पर्स है जिसमें ये विजिटिंग कार्ड मिला, इसी कावेरी का नंबर लिखा है। हेलो। हेलो कावेरी। हाँ बोलते हैं, कौन बोलता है? कसारा पुलिस से सब इंस्पेक्टर अविनाश काले। ये नंदिता करमरकर कौन है? मेरी ताई है। क्या हुआ? कसारा घाट में हमें एक कार मिली है, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। उसमें हमें नंदिता का पर्स मिला। अरे देवा, उसके पति को पता है ये बात? उसके हस्बैंड कौन? राकेश करमरकर, डोंबिवली में रहते हैं। क्या? ये नहीं हो सकता। नंदिता नासिक जाने के लिए ट्रेन से निकली थी। वो सब कुछ मुझे नहीं पता। कसारा पुलिस का फोन आया था। ये कैसे हो सकता है? सर पूरा जंगल छान मारा, नंदिता का कोई नामो निशान नहीं है। गाड़ी में खून का एक भी दाग नहीं मिला, गाड़ी के पेपर्स भी गायब है। सर नंदिता के हस्बैंड का नंबर मिल गया है। एक काम करो, गाड़ी को कस्टडी में ले लो और नंदिता के हस्बैंड को कहो नंदिता का फोटो लेकर पुलिस स्टेशन आ जाए। यस सर। डैड, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ चलो।
सर, ये मेरी वाइफ का ही फोन है। लगता है कार का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन नंदिता जी हमें कहीं नहीं मिली। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है क्या वो उनकी है? नहीं सर, हमारे पास तो सिर्फ एक ही कार है जिससे हम अभी यहाँ आए हैं, और नंदिता तो कल शाम को ट्रेन से नासिक के लिए निकली थी। नंदिता करमरकर, उम्र 44 साल, कद 5 फुट 6 इंच, एक्सीडेंट विक्टिम है, फोटो फैक्स कर रहे हैं। इम्पॉसिबल है सर, नंदिता के पास और कोई कार नहीं थी। हमारे पास एक ही कार है जो ये घर पर थी। नासिक के लिए वो कितने बजे निकली थी? शाम को 6:30 बजे। मैंने खुद उसे कल्याण स्टेशन पर छोड़ा था। जी सर, ये नंदिता का ही पर्स है। वो नासिक क्यों जा रही थी? जी उसका कोई प्ले था जो आज होने वाला था पर कैंसिल हो गया। प्ले आज होने वाला था, वो कल शाम को निकली और प्ले कैंसिल हो गया। प्ले कैंसिल हो गया ये आपको कैसे पता चला? जी वो रात को 11:30 बजे मुझे फोन आया था। हेलो राकेश जी। जी राकेश जी, मैं परचूरे बोल रहा हूँ। वो जो नंदिता जी का प्ले होने वाला था ना, वो कैंसिल हो गया है। लेकिन वो तो पंचवटी एक्सप्रेस से नासिक के लिए निकल चुकी है, अब तक तो पहुंचने वाली होगी। ठीक है, मैं उनको रिसीव कर लूँगा और ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा। एक्चुअली मैं उनका फ़ोन ट्राई कर रहा था पर मिला ही नहीं। हाँ ओके, थैंक यू। ओके ओके। वो पंचवटी एक्सप्रेस से निकली थी? मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है, शायद उसका रिजर्वेशन था। सर, नासिक के आसपास के सभी अस्पताल चेक किए, कोई एक्सीडेंट विक्टिम नहीं आया। वो फोन आपको किस नंबर से आया था? जिस जगह पर कार का एक्सीडेंट हुआ था उसके आसपास नंदिता करमरकर कहीं नहीं मिली थी, लेकिन उसका पर्स और उसका मोबाइल फोन उसी कार में मिला था। फिर वो कहां गायब हो गई? क्या इस सब के पीछे कुछ ऐसा भी था जो अभी तक नजर नहीं आया था? साहब अभी कैसे बताऊं मैं आपको, यहाँ कितने लोग फ़ोन करने आते हैं, अब मैं किस किस को याद रख सकता हूँ साहब? उसने रात 11:30 बजे यहाँ से फ़ोन किया था। सब कुछ याद नहीं आ रहा साहब। सर ये हमारा बेटा है सचिन, मैं एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ और घर से ही काम करता हूँ। मिस्टर करमरकर, आपकी बीवी गायब है, हो सकता है उन्हें किडनैप किया गया हो। ये नहीं हो सकता सर, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चला, लेकिन ऊपर से ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। आप अभी एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, और ये कंप्लेंट आपको डोंबिवली पुलिस स्टेशन में करनी होगी, जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया। राकेश को रात 11:30 बजे जो प्ले कैंसिल होने का फ़ोन आया था, वो पब्लिक फ़ोन बुथ से किया गया था। कार हमारी कस्टडी में है और फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। कहाँ परफॉर्म करने जा रही थी और कौन सा प्ले था? वो तो पता नहीं,
वैसे वो रेगुलरली प्ले करने जाती है, मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ। सचिन, उन्होंने तुम्हें कुछ बताया था? नहीं सर, मम्मा ने मुझे तो कुछ भी नहीं बोला। इनफैक्ट ये तो रूटीन था सर, ना उन्होंने मुझे कुछ बोला और ना ही मैंने उनसे कुछ पूछा। जब वो घर से निकली थी तब वो नॉर्मल ही थी ना? ऑफ कोर्स, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि वो गायब है। उन्हें ट्रेन से जाना था पर उनका सामान एक कार में मिला, जिसका शायद एक्सीडेंट हुआ है। उसके पहले सब कुछ नॉर्मल ही था ना? जी, सब कुछ नॉर्मल था। चलें? चलो। प्ले के बाद उन्हें आज शाम या आज रात तक घर आ जाना चाहिए था। जी। शो कल शाम का है। एक ही शो है? हाँ, एक ही शो है। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो और भी शो करेंगे। पंचवटी एक्सप्रेस। जी। ये ट्रेन कल्याण स्टेशन पे 7:12 पे पहुंचती है। जी, मैंने कोई 6:30 बजे उसे कल्याण स्टेशन के बाहर ड्रॉप किया था। नहीं सर, नंदिता करमरकर के नाम से 3 जनवरी 2014 को पंचवटी एक्सप्रेस में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। मुझे नहीं पता, अगर वो बिना रिजर्वेशन के गई हो तो। वो ज्यादातर ऐसे ही ट्रैवल करती है। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उनके नाम से ट्रेन में कोई रिजर्वेशन था ही नहीं। सर, नंदिता के फोन की लास्ट लोकेशन कसारा घाट के आसपास ही थी। 10:30 बजे फोन बंद हो गया था। राकेश का कहना है कि उसने 6:30 बजे नंदिता को कल्याण स्टेशन ड्रॉप किया और रात को 10:30 बजे नंदिता की फोन की लोकेशन कसारा घाट के आसपास दिखाई दे रही है। सर, एक और अजीब बात है कि शाम को 6:35 से लेकर 9:35 तक, यानी 3 घंटे नंदिता का फोन बंद था। ये ऐसा तो नहीं कि ये एक्चुअल एक्सीडेंट है ही नहीं, प्लॉट मर्डर का ही है। एक काम करो, कसारा पुलिस को बोलो कि एक्सीडेंट स्पॉट को दोबारा से चेक करें। उसकी लाश वहीं कहीं गाड़ दी गई हो, किसी ऐसी जगह पे जो हम लोग मिस कर रहे हैं। ध्यान से देखो, कहीं कोई खुदाई का निशान मिले। ठीक से देखो वहां पे। क्या इस सब के पीछे कुछ ऐसा भी था जो अभी तक नजर नहीं आया था? कार में फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और वो साफ नहीं है। अंदर किसी से हाथापाई या कोई स्ट्रगल का निशान? नहीं, कार के अंदर शक करने जैसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल होती तो दरवाजे या कहीं फुटप्रिंट्स के निशान जरूर मिलते। सर, लेकिन ये स्ट्रगल गाड़ी के बाहर भी तो हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस गाड़ी का यूज सिर्फ उसे वहां ले जाने के लिए किया गया हो। एक्सीडेंट की खबर हमें किसी ट्रक ड्राइवर ने दी थी ना? यस सर। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि नंदिता करमरकर कौन सा प्ले करने जा रही थी और उस ट्रक ड्राइवर ने एग्जैक्टली क्या देखा। सर, सर, हम क्या बता सकते हैं? हम लोग तो खुद शॉक्ड हैं। नंदिता का नासिक में कोई प्ले का शो होने वाला था क्या? सर, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर वो शो करने जा रही होती तो हमें ज़रूर पता चलता। हाँ सर, हम लोगों का सर्कल एक ही है। अगर किसी की भी परफॉर्मेंस होती है तो हमें ज़रूर पता चलता है। ये ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई नाटक होने ही वाला नहीं था और ये नौटंकी किसी और ने रची हो? 2 लोग थे साहब, उन्होंने हमें रोका। एक को तो हमने अच्छे से देखा था, फिर उन्होंने हमको एक्सीडेंट के बारे में बताया। नहीं साहब, रात का टाइम था, इसके लिए हम लोग ठीक से देख नहीं पाए उनको। साहब, जिसने पहले आके बात की थी ना, वो एक जवान लड़का था। यार, अभी हमने ना एक कार को घाट से नीचे गिरते हुए देखा है। हमारे पास फ़ोन नहीं है, तो पुलिस को फ़ोन कर देगा। भाई यार, मदद कर दे, किसी की जान बच जाएगी। तो तुमने देखा नहीं कि कार कहाँ गिरी है? साहब, रात का टाइम था,
और किसी ने हमसे मदद मांगी इसलिए हमने फोन कर दिया। सर सभी थिएटर चेक कर लिए, सारे ग्रुप से बात कर ली, किसी को भी नहीं पता कि नंदिता करमरकर कौन सा प्ले करने जा रही है। मुझे शक है कि नंदिता नासिक में कोई प्ले करने जा भी रही थी या नहीं। वैसे शक करने वाली बहुत सी बात है, और जो कुछ राकेश के हिसाब से हुआ उसमें भी मुझे गड़बड़ लगती। और हाँ सर, उस ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से भी बात हो गई। उन दो लड़कों ने एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन दी थी, हालांकि मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया। गावकर, इसके पीछे मुझे बहुत बड़ी साजिश लगती है। ये एक्सीडेंट होना, औरत का गायब हो जाना, कोई तो है जिसने ये सारा गेम प्लान किया है। जहाँ तक मुझे पता है नंदिता और राकेश के बीच सब कुछ ठीक ही था। देखिए, एक बात का हमें लगभग पक्का यकीन है कि वो प्ले के लिए तो नहीं गई थी। नंदिता की पहली शादी काफ़ी जल्दी हुई थी, लेकिन टूट भी जल्दी गई थी। मतलब राकेश उसका दूसरा हस्बैंड? जी। नंदिता को उसकी पहली शादी से एक बेटी भी है, आरती। फिलहाल आरती कहाँ है? वो अलीबाग में रहती है। उसने नंदिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वैसे राकेश और नंदिता की भी लव मैरिज थी, उनको एक बेटा भी है 20 साल का, सचिन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादी के 21 साल के बाद उन दोनों में अचानक कोई प्रॉब्लम हुई होगी। कोई ना कोई वजह तो होगी। हमें शक है कि नंदिता को कहीं कुछ हो ना गया। सर राकेश के फोन रिकॉर्ड में कोई भी शक करने वाली बात नहीं। 3 जनवरी की शाम राकेश की क्या मूवमेंट थी? कल्याण तक गया था और फिर घर वापस आ गया। हो सकता है ये प्लान उसने किसी के साथ मिलकर किया। सर, एक नंबर है जिस पर उसकी लगातार बातचीत होती रही है। अपनी वाइफ से भी ज्यादा इस नंबर पर बात हुई। कौन है? सर, नंबर है 4443214456, प्रगति, बेलगाम से। कई बार मैंने उन दोनों के बीच में झगड़े की आवाज सुनी थी, लेकिन हर पति पत्नी में ऐसा झगड़ा तो होता ही रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोनों अलग हो जाए। अभी नंदिता मैडम की पर्सनल लाइफ के बारे में मेरे को कैसा मालूम होगा ना साहब। लफड़ा किसी के साथ है या नहीं ये पता नहीं। हाँ, उनके घर में थोड़ी अनबन चल रही थी, ये बात सच है। मैं मेकअप कर रहा था तभी मैंने सुना। क्या सुना? जस्ट लीव इट राकेश, मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकूंगी। सेम हियर। अब मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरती जी जी, दरअसल मैंने आई की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। वो गायब है, हो सकता है उन्हें कुछ हो गया हो। आपकी माँ और राकेश के बीच सब ठीक था ना? जहाँ तक मुझे पता है आई उनसे प्यार करती थी और वो आई से। अब उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा तो मुझे नहीं पता। प्रगति, ये नाम सुना है आपने? नहीं, ये कौन है? प्रगति जी, मैं राकेश की अच्छी दोस्त हूँ। सिर्फ अच्छी दोस्त है या उससे कुछ ज्यादा? हमने पूरे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। पिछले 1.5 साल से आप राकेश के लगातार टच में। आप राकेश को कैसे पहचानती हैं? जी, हम एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिले थे और हम अच्छे दोस्त बन गए। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपका और राकेश का अफेयर चल रहा है? क्या? मालूम नहीं सर, लेकिन मॉम डैड के बीच में काफ़ी झगड़े होते थे।
लेकिन सर इसका मम्मा के गायब होने से कुछ लेना देना नहीं हो सकता। 5 दिन हो गए तुम्हारी मम्मी की कोई खबर नहीं है। हमें लगता है कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुम्हारे माता पिता के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे और हमारे पास इस बात के काफी सबूत हैं। जी, नंदिता के और मेरे बीच सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन इसका उसके गायब होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर किसका ताल्लुक है? अब ये मुझे कैसे पता सर? मैंने तो उसे कल्याण स्टेशन ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद वापस घर चला आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मिस्टर राकेश करमरकर, कल्याण स्टेशन के बाद कौन सा सीन हुआ था? क्योंकि नंदिता ने ना ही नासिक के लिए कोई ट्रेन पकड़ी थी, ना ही पंचवटी एक्सप्रेस में उनके नाम का कोई रिजर्वेशन था, और ना ही वो नासिक में किसी नाटक में परफॉर्म करने जा रही थी। तो आप ही बताइए, ये नौटंकी क्या है? ये कार कहां से आई और उसके आने के बाद क्या हुआ था? MHX14567 इस कार के पेपर्स मिल गए हैं। इस कार का रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पे ट्रांसफर किया गया था। 29 दिसंबर 2013 को ये कार बेची गई थी। एक्सीडेंट के 4 दिन पहले? हाँ। बेचने वाला कौन था और खरीदा किसने? ये डील ऑनलाइन हुई थी। नंदिता ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया था कि वो पंचवटी एक्सप्रेस से जा रही है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। आपके कहने के मुताबिक आपने नंदिता को 6:30 बजे कल्याण स्टेशन पे ड्रॉप किया था? जी। छह 6:35 से लेकर 9:35 तक फोन स्विच ऑफ था और फिर ऑन किया गया। तब लोकेशन थी मुंबई नासिक हाईवे। फिर रात को 10:30 बजे फोन स्विच ऑफ किया गया और तब लोकेशन थी कसारा घाट के आसपास। ये मुझे कैसे पता? मैं नहीं था। 11:30 बजे आपको कॉल आता है नासिक से, ये बताने के लिए कि प्ले कैंसिल हो गया क्योंकि नंदिता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ, मुझे फोन आया था। कमाल की बात है, पंचवटी एक्सप्रेस 7:12 को कल्याण स्टेशन से निकलकर रात 9:30 बजे नासिक पहुंच जाती है। आपको 11:30 बजे कॉल आया था ये बताने के लिए कि नंदिता का फोन स्विच ऑफ है, जबकि ट्रेन शेड्यूल के हिसाब से नंदिता को 9:30 बजे नासिक पहुंच जाना चाहिए। पहुंचने के शेड्यूल टाइम के लगभग 2 घंटे के बाद आपको कॉल आया था। आपको अजीब नहीं लगा? चिंता नहीं हुई नंदिता की? जी नहीं, वैसे मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मैं काम कर रहा था उस वक्त। करमरकर जी, आपको जो कॉल आया था वो ये बताने के लिए आया था कि प्ले कैंसिल हो गया, या फिर ये बताने के लिए आया था कि नंदिता को रास्ते से हटा दिया गया है? क्या? हाँ गावड़े बोल। सर, MHX14567 इस गाड़ी को 29 दिसंबर 2013 को ऑनलाइन बेचा गया था। आशीष मखीजा ने बेचा और किसी अशोक कुमार नाम के आदमी ने खरीदा था। हम दोनों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं सर। ठीक है, ये अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार? कौन है ये अशोक कुमार? 29 दिसंबर 2013 को इस अशोक कुमार ने किसी आशीष मखीजा से ऑनलाइन तुम्हारे लिए कार खरीदी थी, जिसमें शायद नंदिता ट्रैवल कर रही थी और जिसका एक्सीडेंट हुआ है। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? ना ही मैं अशोक कुमार को जानता हूँ, ना ही आशीष मखीजा को। सर, सच में मुझे पता नहीं नंदिता कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ। बहुत ही शातिर तरीके से सब कुछ प्लान किया गया था और अंजाम दिया गया था, लेकिन इस साजिश के पीछे आखिर था कौन? इस योजना के सिरे तो उधड़ रहे थे, लेकिन उन्हें बुनने वाला अभी तक सामने नहीं आया था। जी हाँ, मैंने अपनी कार एक ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बेची थी। मिस्टर आशीष मखीजा, ये अशोक कुमार कौन है? मुझे नहीं पता अशोक कुमार कौन है। हाँ, एक मनोजपुरी नाम का आदमी था जो अशोक कुमार के नाम से कार खरीदना चाहता था। पहले नेट पे काफ़ी दिनों तक नेगोशिएशन करता रहा, फिर हम मिले भी थे। मनोजपुरी नंबर है उसका? जी। क्या बात है भाई? यार, अभी हमने ना एक कार को घाट से नीचे गिरते हुए देखा है। हेलो, मनोज पुरी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। PSI अतुल गांवकर, डोंबिवली पुलिस स्टेशन। जी सर। 29 दिसंबर को आपने आशीष मखीजा से एक ऑनलाइन कार खरीदी थी? जी हाँ सर। अगर ऐसा है तो फिर आप नंदिता करमरकर को जरूर जानते होंगे। नंदिता करमरकर? जी सर, मैंने इनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है। हम आपसे बात करना चाहते हैं।
क्या आप खुद पुलिस स्टेशन आएंगे या हमें आपको उठाना पड़ेगा? सर अभी तो मैं औरंगाबाद में हूँ, मैं कल मुंबई वापस आ रहा हूँ। मैं कल सामने से पुलिस स्टेशन आ जाऊँगा सर। कल सुबह हम आपसे मिलना चाहते हैं, अगर नहीं मिले तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ सर? आपने जो कार बेची थी उसका एक्सीडेंट हो गया और तब से एक्ट्रेस नंदिता करमरकर गायब है और हमें लगता है कि कोई जुर्म हुआ है। सर न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने। मिस्टर माखीजा, जब तक हम नहीं कहते आप ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाए। जी सर। नहीं यार, आज मैं कॉलेज नहीं आऊँगा। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। चल बाय। सचिन, मैं जानता हूं कि अभी हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन प्लीज ऐसा मत सोचना कि जो भी हो रहा है उसका मेरे और तुम्हारे मम्मा के बीच आई प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक है। डैड, मैं समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप उस दिन मम्मी को कल्याण स्टेशन छोड़ने गए थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उस दिन मम्मी का कोई प्ले ही नहीं था तो फिर मम्मी ने झूठ क्यों बोला? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा विश्वास करिए। मैंने नंदिता करमरकर का नाम सिर्फ न्यूज़ के थ्रू सुना है। मैं बस इतना जानता हूँ वो एक एक्ट्रेस है और अब भी गायब है। बकवास बंद कर दे और बता दे अशोक कुमार कौन है जिसके लिए तुमने कार खरीदी थी। मेरा दिमाग मत खराब करो, बोलो ये अशोक कुमार कौन है? सर अशोक कुमार भी मेरी तरह एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। चलो उसका हुलिया बता, दोस्त है ना तेरा, तेरे पास फोटो तो जरूर होगी उसकी, दिखा। राकेश जी, मैं परचूरे बोल रहा हूँ। वो जो नंदिता जी का प्ले होने वाला था ना, वो कैंसिल हो गया है। कौन है अशोक कुमार? इसके लिए तुमने कार क्यों खरीदी? नंदिता करमरकर के साथ क्या हुआ, सब कुछ बता दे। देख मनोज, हम लोग जानते कि तुम और अशोक किसी के लिए काम कर रहे हो। कौन है वो? ये न्यूज़ सुर्खियों में आ गई है, बहुत हल्ला हो गया है। ठीक है। क्या नंदिता करमरकर जिंदा थी? ये खेल आखिर था क्या? देख मनोज, बता दे कौन है वो जिसने ये सारी प्लानिंग की थी। मैंने तो वही किया जो अशोक ने मुझे करने के लिए बोला सर। उसने तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दिए थे? कुछ भी नहीं सर, वो मेरा दोस्त है। कहाँ है तेरा ये दोस्त अशोक? और ये सब नौटंकी क्या है? सर मैं सच में नहीं जानता अशोक अब भी कहाँ है। बस हम लोग आखिरी बार 3 जनवरी की रात को साथ में थे। उसके बाद से मैं उसके टच में नहीं हूँ और उसके बाद से ही उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। क्या बात है भाई, क्या हुआ? यार अभी हमने ना एक कार को घाट से नीचे गिरते हुए देखा है। हमारे पास फोन नहीं है, तो पुलिस को फोन कर देगा। भाई मदद कर दो, किसी की जान बच जाएगी। अशोक का नंबर बताओ। सर 444-352-126। तुम लोगों ने इस जुर्म को अंजाम देने के लिए कार खरीदी थी ना? तुम दोनों नंदिता करमरकर को कैसे जानते हो? क्या राकेश करमरकर ही सबका मास्टरमाइंड है? जी ये सब जल्दी बता। सर ये कुछ 1 साल पहले की बात है।
अशोक और मैं क्लासमेट थे, रूममेट भी थे, हम अच्छे दोस्त थे। ये नंदिता करमरकर बीच में कहां से आ गई? प्रीति। प्रीति? अब ये प्रीति कौन है? अशोक प्रीति से एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिला था। उसे प्रीति से प्यार होने लगा था। वो मुंबई से है। और तुझे उससे चैट करके ही प्यार हो गया? बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती है यार। और उसने मुझे कहा है कि नेक्स्ट टाइम वो मुझे अपना नंबर देगी और मैं उसे कॉल करूँगा। ओ मेरी जान, संभल के, कहीं फ्रॉड ना हो। नहीं यार, वो बहुत खूबसूरत है। और मैं तो मतलब हमेशा दिन भर उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ यार। हेलो। हाय प्रीति। हाय अशोक। तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सेम हियर। पर मैं अब तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें मुंबई आना होगा। तो ठीक है ना, अप्रैल में मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं मुंबई में ही जॉब ले लूंगा। वाओ, इतना सब मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। सुपर, ये तो बहुत अच्छा होगा। प्रीति, मुझे पता नहीं मुझे ये बात तुमसे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। हमें चैट करते हुए 3 महीने से ऊपर हो गए ना। आई थिंक मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आई मीन लव विथ यू। हेलो हेलो प्रीति, देखो फोन मत रखना। हेलो। नहीं, मैं सुन रही हूँ। आई होप कि मेरी ये सब बातें सुनकर तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये प्रीति नंदिता की रिश्तेदार है? नहीं सर, हमारी पढ़ाई खत्म होते ही हमें मुंबई में जॉब मिल गई थी। तब तक अशोक और प्रीति एक दूसरे के प्यार में थे। रोजाना एक दूसरे से बात किया करते थे और पहली बार एक दूसरे से मिलने भी वाले थे। Guess what? मैं मुंबई आ गया हूँ। मैं तुम्हारे आने का कब से इंतजार कर रही थी। तो फिर मिलते हैं। क्या हुआ प्रीति? तुम सचमुच मुझसे मिलना चाहते हो? Are you sure? Of course। तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती? नहीं, मिलना तो चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे पसंद नहीं किया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा प्रीति। हम दोनों के दिल मिल चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं। सिर्फ एक दूसरे को देखना बाकी है। ठीक है। प्रीति के साथ क्या प्रॉब्लम थी? प्रीति के साथ क्या प्रॉब्लम थी? अशोक प्रीति से मिलने गया था। हाँ प्रीति, मैं पहुंच गया हूँ। तुम कहाँ हो? मैं आता हूँ, अभी आता हूँ।
जी? प्रीति नहीं आई, नंदिता वहां आई। नहीं। जी कौन है आप? क्या मैं आपको जानता हूँ? मैंने कहा था, हो सकता है मुझसे मिलने के बाद तुम मुझे पसंद नहीं करो। हेलो। हाय प्रीति। हाय अशोक। तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सेम हियर। मैं अब तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें मुंबई आना होगा। मैं मुंबई आ गया हूँ। मैं तुम्हारे आने का कब से इंतजार कर रही थी। तो फिर मिलते हैं। तुम सचमुच मुझसे मिलना चाहते हो? ऑफ कोर्स। तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती? नहीं, मिलना तो चाहती हूँ, लेकिन मिलने के बाद तुमने मुझे पसंद नहीं किया तो? प्रीति कोई थी ही नहीं। नंदिता करमरकर ही प्रीति बनने का नाटक कर रही थी। मैंने कहा था मुझसे मिलने के बाद तुम खुश नहीं होंगे। लेकिन क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मुझे ऐसे धोखा दिया? आई एम रियली सॉरी। तुम्हें धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन धोखा दिया आपने। तुमने तो कहा था कि हमारे दिल और दिमाग दोनों मिल चुके हैं। हाँ कहा था, लेकिन वो किसी और के लिए था। वो लड़की जिसे मैंने इमेजिन किया था वो कोई और थी, आप नहीं थी। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करने लगे थे ना, वैसे ही मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। नहीं, मैं प्रीति नाम की लड़की से प्यार करता था, और आज जाकर मुझे पता चला है कि प्रीति जैसी कोई लड़की थी ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं दिल से माफी मांगती हूँ। माना कि प्रीति नहीं है, पर प्यार है। अब भी उतना ही। नंदिता प्रीति होने का नाटक कर रही थी। जी। नंदिता ने अशोक को धोखा दिया, इसलिए नंदिता से बदला लेने के लिए अशोक ने ये सब किया। नहीं। तो फिर ये सब करने के पीछे मकसद क्या था? तुमने ये मिसिंग कंप्लेंट क्यों दर्ज करा दी? नंदिता, बोलो, तुमने ये मिसिंग कंप्लेंट क्यों फाइल करा दी? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे और क्या करना चाहिए था? तुम्हें कुछ नहीं करना था, वहां से चुपचाप निकल जाते। पुलिस मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी थी। राकेश, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने नहीं, तुमने खुद किया है। एक प्रेम कथा का स्वांग, एक दुर्घटना का स्वांग। नंदिता करमरकर जिंदा थी, आखिर ये सारा स्वांग था क्या? क्या हुआ? सचिन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। आप कहिए। तो अशोक ने नंदिता को मारा और एक दोस्त होने के नाते तुमने उसका साथ दिया। सर, नंदिता को ना अशोक ने मारा और ना ही मैंने। तो फिर किसने मारा? सर, नंदिता को किसी ने नहीं मारा। क्या बकवास कर रहे हो? अगर नंदिता को किसी ने मारा नहीं तो फिर वो है कहां? सर, वो मुझे नहीं पता। मतलब वो जिंदा है? जी। देख, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि नेट पे बहुत फ्रॉड होते हैं, लेकिन तू अंधा हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था यार, कोई मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। देख, तूने देख लिया ना, तूने समझ लिया ना। अब सब कुछ सोचना छोड़ दे भाई, अपने काम पे ध्यान लगा। हमें अभी नई नई जॉब मिली है, उस पे कंसंट्रेट करते हैं यार, चल। लेकिन अशोक इस सबसे बाहर नहीं निकल पा रहा था। 6 महीने से वो प्रीति नाम की लड़की से बात कर रहा था, वो उससे प्यार करने लगा था। प्रीति एक यंग लड़की थी, लेकिन जब अशोक प्रीति से मिला तो उसे पता चला कि असलियत कुछ और ही थी। अशोक, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन जब तुम मुझे भूल जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं हो रहा ना, इतना आसान नहीं है ये सब कुछ।
मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। अशोक, तुम 25 साल के और मैं 44 साल की। पता नहीं मैं तुमसे प्यार की उम्मीद कैसे लगा के बैठी। बहुत गलत किया मैंने, धोखा दिया है तुम्हें। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या ये रिश्ता ठीक रहेगा? आगे तक जाएगा? शादीशुदा हूं। मेरा एक बेटा है जो कि तुमसे कुछ ही साल छोटा है। पर प्यार का किसी की उम्र से क्या लेना देना है? उसे उम्र से कैसे नापा जा सकता है? अशोक, ऐसा हम सोचते हैं, बाकी दुनिया ऐसा नहीं सोचती है। हमारे बीच ये दुनिया कहाँ से आ गई? हम दोनों की दुनिया सिर्फ हम दोनों ही हैं। तू फिर उससे मिलने जा रहा है? पागल हो गया क्या? वो ना जाने तेरे से उम्र में कितनी बड़ी है। भाई, जब वो मेरा हाथ थामती है ना, जब वो मेरे करीब आती है, जब वो मुझे प्यार से छूती है ना, तब उसकी उम्र का एहसास नहीं होता, सिर्फ उसके प्यार का एहसास होता है। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। तुम्हारे प्यार की वजह से। अशोक, हाँ भाई, तू अपने माँ बाप से क्या कहेगा कि अपने से 20 साल बड़ी औरत के साथ तू शादी करने जा रहा है? बोल दूंगा। क्या वो मानेंगे? भाई, मैंने तो अपना मन बना लिया है। वो एक शादीशुदा औरत है, उसका लगभग हमारी एज का लड़का है। तू क्या पागल हो गया? मैं उसे चाहता हूँ मनोज। आई लव हर। मुझे उसकी उम्र की परवाह नहीं है। मैं उसे प्यार करता हूँ और मेरे लिए इतना ही काफी है। अशोक सोशल नेटवर्किंग साइट पर जिस लड़की से मिला था, जिससे उससे प्यार हुआ था, ये जानने के बावजूद कि असलियत में वो नंदिता करमरकर है, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जी। फिर ये कार खरीदना, उसे घाटे में गिराना, नंदिता का गायब हो जाना, ये सब किस लिए? क्या वजह थी? कहानी सामने आ चुकी थी, लेकिन साजिश पर से पर्दा उठना भी बाकी था। वो अब भी एक रहस्य ही थी। इस कहानी के लेखक के मन में आखिर था क्या? अशोक, मैंने एक कार ढूंढी है जो इतनी महंगी नहीं है, अपने बजट में आ गई। सही है, कॉल कर ले सर, डील कर ले। कर लूं? शो कल शाम का है। कार से निकलते ही मोबाइल स्विच ऑफ कर देना।
की सुपरफास्ट एक्सप्रेस अगले 20 मिनट में निकल जाएगी। लेट्स मूव। चल 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 चल। सब कुछ प्लान किया गया था। हर चीज इस नाटक को अंजाम देने के लिए रची गई थी। नंदिता नासिक चली गई थी। जी सर। अशोक कहाँ है? सर नहीं मालूम, मैं उसके टच में नहीं हूँ। इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं? सर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। अब ये सारा नाटक समझ में आ रहा है मुझे। ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी जरूरत क्या थी। सर मुझे नहीं मालूम। अशोक मेरा दोस्त था, नंदिता के प्यार में था। उसने मुझसे कहा तो मैंने कर दिया। मैंने उससे पूछा तक नहीं। सर अशोक की कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उसकी लास्ट लोकेशन 4 जनवरी की सुबह को नासिक में थी। उसके बाद से उसका फोन बंद है। काम करो, नंदिता के नाम का रेड अलर्ट जारी करो। कब तक छिपी रहेगी? ये नौटंकी क्या है, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। सब इस नाटक का आखिरी अंक आ गया था, लेकिन ये क्यों किया गया था इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं? मुझे कमिश्नर सर से मिलना है। क्या बात है, और कौन है आप? आई एम नंदिता करमरकर। एक पर्सनल मैटर है। सॉरी, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। आपको बताना होगा किस लिए आप कमिश्नर सर से मिलना चाहती है। देखिए, मुंबई में मेरे नाम से एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है और मैं मिसिंग नहीं हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। बस मुझे मैटर सॉल्व करना है। सर नंदिता करमरकर सामने आ गई है। कहाँ है वो? कोचीन में। वो वहां के कमिश्नर साहब से जाके मिली थी। ठीक है, उसके ट्रांजिट कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट भेज दो। सर वेलकम नंदिता जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बैठिए। अशोक कहाँ है? ये सारा कसूर मेरा है। इस सब में अशोक और तुम्हारा बराबर का हाथ है। कहाँ है वो? हम ये सब नहीं करना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो है कहाँ और ये सारा नाटक आपने किस लिए किया। राकेश मुझसे तंग आ गए थे और शायद
मैं भी उनसे तंग आ गई थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया था। हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें शायद कोई और मिल गई थी। उन्होंने ऐसा मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया और मुझे भी कोई मिल गया था। अशोक है कहाँ वो? ये सही नहीं था। फिर भी मैं अशोक से प्यार करने लग गई थी और मेरी सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझसे प्यार कर रहा था। ये मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। अशोक मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन प्यार उम्र देखकर नहीं होता है। नंदिता जी, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? अपने पति से तलाक ले लेती थी। वैसे भी तुम दोनों के संबंध ठीक नहीं थे। प्रॉब्लम वो नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊं। वो अशोक से कुछ ही साल छोटा है। फिर मैं उसे कैसे उम्मीद करती कि वो हमारे इस रिश्ते को समझे, हमारे प्यार को एक्सेप्ट करे। इसलिए मैं अपनी इस पहचान को मिटाकर एक नई पहचान के साथ अशोक के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। मैं दुनिया का सामना करूंगी, लेकिन वो क्यों करे? दुनिया मुझे गाली दे, कुछ भी कहे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन वो क्यों बर्दाश्त करे? दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई कुछ कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं। पर क्या तुम मेरे बिना जी सकोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी अपनी जिंदगी जी, हम दोनों ही खुश रहे। लेकिन कैसे? और ये तभी हो सकता था जब दुनिया को लगे कि मैं मर चुकी हूं। हमें लगा कि मेरे मरने की खबर फैलते ही सब ठीक हो जाए, फिर आराम से मैं और अशोक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। तो नासिक में तुम्हारे नाटक का शो था ही नहीं। मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। राकेश को किसने फोन करके बताया कि नासिक में तुम्हारे नाटक का शो कैंसिल हो गया? अशोक ने? जी। सारा नाटक तुमने किया और हमें लगा था इस सब के पीछे राकेश का हाथ है। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मुझे गुमशुदा समझेंगे और मुझे ही खोजने लगेंगे। मैं तो राकेश को बोल के आई थी कि मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। मतलब राकेश जानता था कि तुम लापता नहीं हो? बाय बाय। राकेश, मैं जा रही हूँ। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे ट्रेन का टाइम हो रहा है। नहीं राकेश, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। देखो, अब ये नाटक हम बंद कर देते। लेट्स फेस इट, हमारी शादी में अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो क्यों ना हम एक दूसरे को आजाद कर दें, ताकि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। अब मैं वापस कभी भी नहीं आऊंगी। मेरा जो कुछ भी है मैं आपके लिए और सचिन के लिए छोड़ के जा रही हूँ। आई नो उसके लिए ये सब समझना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल, पर आप उसे समझा दीजिए और प्लीज उसे अच्छी तरह से संभालिए। और शायद सब कुछ ठीक कर दे।
राकेश जी, आप पहले से ही जानते थे कि नंदिता जी लापता नहीं हुई है। ये बात आपने हमसे छिपाई क्यों? मैं तो सिर्फ इतना ही जानता था कि नंदिता हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन फिर वो एक्सीडेंट, वो कार, वो पर्स, वो बिना सिम कार्ड का मोबाइल, ये सब मेरे लिए एक शॉक था। मुझे लगा सारा शक मुझ पर ही आएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब इसी की प्लानिंग थी। एक्चुअली मैं बहुत डर गया था सर। अशोक कहाँ है? इस सब के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हम लोग अशोक को ऐसे ही ढूंढ लेंगे। भला इसी में होगी कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे। सर, मिसिंग का भी केस नहीं बनता क्योंकि नंदिता तो मिल चुकी है। ना ही किडनैपिंग या मर्डर का केस है। सिर्फ एक गाड़ी डिस्ट्रॉय हुई है जिसे वो अशोक ने ही खरीदा था। सर, ये सारा एक नाटक था जो लिखा और खेला गया था। लेकिन यहाँ कोई क्राइम तो हुआ नहीं है। जी, क्राइम तो नहीं हुआ। केस क्लोज करो। जी। सचिन, मैं समझ रहा हूँ कि ये सब समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन बेटा जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं और हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे डैड के अलावा किसी और से प्यार करके कोई गलत काम नहीं किया। माना कि वो उससे उम्र में छोटा है, कि प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होता है। बेटा, हम एक दूसरे को खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही खुश ना रहें तो दूसरे को खुश कैसे रख पाएंगे? तुम्हारी मम्मा को भी खुश रहने का हक है। वही हक मुझे भी है, तुम्हें भी है, हम सबको है। कोई अपराध नहीं हुआ था, इसलिए कोई केस नहीं बन पाया। मौत का ढोंग रचा गया था, लेकिन क्यों? उसकी क्या जरूरत थी? रिश्ता स्वीकार न किए जाने का डर था, दुनिया क्या कहेगी इसका डर था, अपने लोग क्या सोचेंगे इसका डर था। क्या कोई भी ये समझ पाएगा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था? प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, किसी भी बात का डर हो, नंदिता ने जिस भी वजह से जो रास्ता अपनाया था वो गलत था। सौभाग्यवश किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी उसके इस केस ने पुलिस ऑफिसर्स और शासन अधिकारियों को गुमराह किया और उनका काफी वक्त भी जाया किया। और इसके दूसरी तरफ है हमारा समाज। शायद हमारा समाज अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि ये समझ सकें कि प्यार कभी किसी की उम्र देखकर नहीं होता है। शायद अभी और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त भी जरूर आएगा जब हम खुद समाज, दोस्त और रिश्तेदार के रूप में ऐसा कुछ भी मंजूर करना सीख जाएंगे जिसे शायद हम अभी कल्पना से परे मानते हैं, अपनी सोच के बाहर मानते हैं। हम समझ जाएंगे कि जब तक वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, अपनी खुशियां खोजने का हक है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपने किसी भी परेशानी को कैसे सुलझाना है ये डिसीजन आपका है, लेकिन उससे पहले एक बार उसके बारे में अपने किसी करीबी से सलाह मशवरा जरूर करें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।